नमस्कार दोस्तों, ये है राज कंप्यूटर। आज हम लेकर आए हैं 11 तारीख को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। किस तरीके से प्रश्न आए थे और कैसे आप लोगों ने आंसर लगाए होंगे, तो कैसे हम आंसर को पहचान सकते हैं उसमें आज हम देखने वाले हैं। तो याद रखेंगे, ये 11 तारीख का सेकंड शिफ्ट का पेपर है, ये जो दोपहर में हुआ था वो वाला। इसका पहला प्रश्न है, कंप्यूटर डेस्कटॉप स्क्रीन पर प्रोग्राम के नाम के साथ एक छोटी आकृति को क्या कहा जाता है। देखिए, इसमें भी क्वेश्चन जो आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे 1500 क्वेश्चन की जो सीरीज है उसी में से आए हैं। तो उन क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ते रहे जो फिर से पेपर देने वाले हैं, है ना। या जो नए अभ्यर्थी इस वीडियो को भी देख रहे हैं, वो लोग 1500 क्वेश्चन की हमारी सीरीज को जाकर जरूर देखें। उसमें से बहुत सारे प्रश्न और बहुत दिन तक आते रहेंगे और हम उसको अपडेट भी करते रहेंगे। तो पहला प्रश्न है, कंप्यूटर डेस्कटॉप स्क्रीन पर प्रोग्राम के नाम के साथ एक छोटी आकृति को क्या कहा जाता है। तो डेस्कटॉप स्क्रीन जो होती है, कंप्यूटर को जैसे हम ऑन करते हैं उस समय जो हमको स्क्रीन दिखती है वो कहलाती है डेस्कटॉप स्क्रीन। तो वहां पर जो छोटे छोटे चित्र बने होते हैं, नीचे नाम लिखा रहता है, उन्हें हम कहते हैं आइकॉन, है ना। तो आइकॉन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। बाकी मिनी, फोटो और मॉडल इस क्वेश्चन के आंसर नहीं बनते। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, 0 और 1 की स्ट्रिंग के उपयोग वाली संख्या प्रणाली को क्या कहा जाता है। जिसमें 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। तो हमको पता है कि कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ बाइनरी कोड समझ में आते हैं, डिजिटल भाषा ही उसे समझ में आती है और वो बिल्कुल क्या कहलाती है, द्विआधारी प्रणाली कहलाती है, जिसको हम बाइनरी कोड्स कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। इसके बाद हमारे पास में अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा भाग डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है ना। यहाँ पे हमारे पास में स्टोरेज डिवाइस हमको बताना है जिसमें हम स्थायी रूप से डाटा को सेव कर सकते हैं। तो यह जो प्रश्न है हमारे 1500 क्वेश्चन सीरीज जो है उसी में से है ना। यहाँ पे बोल रहा है हमको ALU अर्थमेटिक लॉजिक, तो CPU का भाग होता है, इसमें डाटा सेव नहीं होता है ना। मॉनिटर और कीबोर्ड में भी डाटा सेव नहीं होता है। USB फ्लैश ड्राइव जो होता है इसमें हमारा डाटा सेव होता है। USB फ्लैश ड्राइव से मतलब ये बात कर रहा है पेन ड्राइव की, या पेन ड्राइव जिसे हम अटैच करते हैं, इस तरीके के स्टोरेज डिवाइस की बात कर रहा है जिसमें हम डाटा स्थायी रूप से सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपने लगा दिया होगा आंसर, काफी इजी था वो प्रश्न। इसके बाद का प्रश्न हमारे पास में है, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। ये क्वेश्चन भी हमारे 1500 क्वेश्चन सीरीज का है ना। यहाँ पे लिखा है DVD, लिखा हुआ है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये एक ऑप्टिकल डिस्क होता है। CD डिस्क ऑप्टिकल होती है और ब्लू-रे डिस्क ऑप्टिकल होती है। सिर्फ 3 ऑप्टिकल डिस्क हमको याद रखनी है ना। इसका ऑप्टिकल डिस्क की पूछा था। और मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटेप और फ्लॉपी डिस्क, ये तीनों ही कैसी है, एक मैग्नेटिक फॉर्म की स्टोरेज डिवाइसेस होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या DVD जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ओपन ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट में बदलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की कौन सा यूज किया जाता है ना। देखिए भैया, ये जो क्वेश्चन है किसके लिए है, ओपन ऑफिस के लिए है। ओपन ऑफिस हम लोग यूज तो करते नहीं है, इसके क्वेश्चंस हमको याद करने हैं, है ना। इसकी PDF जरूर आपको टेलीग्राम चैनल पर हम उपलब्ध करा देंगे, ताकि आगे जब कभी भी आप तैयारी करो किसी भी एग्जाम की, तो वहां से क्वेश्चंस आप लोगों से बन जाए। या तो सुपरस्क्रिप्ट की बात कर रहा है, तो सुपरस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट और P ये हमारे पास ओपन ऑफिस में हम इससे स्प्लिट कर सकते हैं, मतलब सॉरी सुपरस्क्रिप्ट कर सकते हैं, मतलब रूट लगा सकते हैं, है ना। और सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट जो शॉर्टकट की है, अगर हम MS वर्ड के देखें तो कंट्रोल साथ में हम प्लस को या कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस यूज करते हैं, उससे लग जाती है ना। वो MS वर्ड के लिए तो आपको याद करना आसान है। इसके लिए आप जरूर इसको आप याद कर लेंगे। इसके बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको PDF के रूप में वहां पर दे देंगे टेलीग्राम चैनल। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा लाइट पेन का एक तत्व है। लाइट पेन जो होता है भैया, जिससे हम डिजाइनिंग वगैरह करते हैं, है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है फोटो सेल, है ना। सेल होता है छोटा सा, है ना। तो ये फोटो सेल जो है ये लाइट पेन में हम लोग यूज करते हैं, ताकि उसमें उसको पावर मिल सके, जिससे वो डिजाइन कर सकेगा, है ना। ताकि रिफिल करने योग्य स्याही तो उसमें होती नहीं है, स्विच नहीं होता है और टच स्क्रीन नहीं होती है, क्योंकि लाइट पेन के अंदर ही फोटो सेल होता है और वो उसी के इंप्रेशन से चलता है। जो भी हम लिखते हैं, इधर ड्रॉ करते हैं, उसके स्क्रीन कहाँ पे होता है, कंप्यूटर में स्क्रीन होता है। ठीक है, तो वहां पर इसको यूज हम करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में एक फंक्शन है
जो संख्या को वांछित गुणक पूर्णांकित करके लौटाता है। देखिए फंक्शन के लिए आपको बता दें कि जितने भी फंक्शन हम लोग यूज करते हैं एक्सेल में, इन लोगों को हमको याद करना ही पड़ेगा, या तो फिर स्पेशली हम एमएस एक्सेल को बहुत डिटेल में अगर पढ़ेंगे तब ये हमको वहां पर याद होते हैं, है ना। अदरवाइज हम लोग फार्मूला में जाएंगे, फार्मूला में फंक्शंस में जाएंगे और वहां पे जितने भी फंक्शन है उसको याद कर लेंगे। इस प्रश्न का आंसर एम राउंड फंक्शन बिल्कुल सही है ना, तो हम इस पे ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मैग्नेटिक टेप का मुख्य दोष क्या है। मैग्नेटिक टेप जो होती है, ये क्वेश्चन हमारी 1500 क्वेश्चन का सीरीज है। मैग्नेटिक टेप के बारे में हमने बताया है उसमें कि मैग्नेटिक क्या होता है, जो पुराना कैसेट हम लोग यूज करते थे वो मैग्नेटिक टेप होता है ना। तो उसमें हमको क्या प्रॉब्लम आती है, क्या समस्या आती है, हमने इसमें बात करी थी कि कौन सी मेमोरी अच्छी है, कौन सी मेमोरी बुरी होगी, कब अच्छी होगी। उसके लिए हमने 3 मार्क डिसाइड करी थी, है ना। एक था हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस करने का, एक था हमारे पास रैंडमली एक्सेस करने का, और एक हमारे पास में सीक्वेंशियली एक्सेस करने का, है ना। तो इसमें जो सीक्वेंशियली एक्सेस होता है, इसमें हमको डाटा को एक्सेस करने के लिए, डाटा को राइट करने के लिए बहुत समय लगता है ना। क्योंकि अगर हमको 10वें नंबर पे की फाइल अगर देखनी है तो हमको 1 से लेके 9 तक की फाइल पहले देखनी पड़ेगी, उसके बाद ही 10वें नंबर की दिखेगी, या हमको उसको फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तो उतना समय फिर भी जाएगा। तो यही सूचना का अनुक्रमिक भंडार होता है कि एक निश्चित क्रम से ही उसमें डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं और डाटा को एक्सेस करने के लिए भी उसी सीक्वेंस को हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये इसमें थोड़ा सा क्या है, एक दोष है ना। अदरवाइज मैग्नेटिक टेप में बहुत लंबे समय तक के डाटा स्टोर करके रखा जा सकता है, वो खराब नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है। हमको इसमें से हार्डवेयर कौन सा नहीं है बस ये पहचानना है। तो ये प्रश्न भी हमारा वही जो 1500 क्वेश्चन की सीरीज है उसमें बिल्कुल मिल जाएगा। ऐसा का ऐसा प्रश्न आपको मिल जाएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने उसमें सिर्फ हार्डवेयर के ही डाले हुए हैं ना। तो कौन सा हार्डवेयर नहीं है, तो देखो प्रिंटर, मॉनिटर और मैग्नेटिक टेप, ये तीनों क्या है, कंप्यूटर के हार्डवेयर है ना। प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, मैग्नेटिक टेप स्टोरेज डिवाइस है, फिर हमारे हार्डवेयर के पार्ट्स होते हैं, है ना। एमएस वर्ड जो है ये हमारा सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर में कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है ना। तो ये प्रश्न बिल्कुल सही है, उसका ऑप्शन भी सही। इसके बाद अगला प्रश्न है रिलेशनल डेटाबेस में किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी निर्मित करने वाले फील्ड के समूह को खालिस्तान कहा जाता है। देखिए भैया ये जो प्रश्न है ये डाटाबेस का प्रश्न है। या हम बोले कि जब हम डाटा को रिकॉर्ड्स करते हैं, सेव करके रखते हैं, तो उसमें कौन कौन सी चीजें होती है, उससे रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पे बोल रहा है कि किसी रिलेशनल डाटाबेस मतलब किसी टेबल की बात कर रहा है ना। किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी निर्मित करने वाले फील्ड के समूह को क्या कहा जाता है ना। तो उसमें क्या होता है कि इस तरीके से क्या होता है, वहां पर टेबल होता है, टेबल हमको पता ही इस तरीके से टेबल बनता है ना। यहाँ पे लिखा होता है, क्या लिखा होता है, यहाँ पे नेम लिखा होगा, एड्रेस लिखा होगा, है ना, मोबाइल नंबर लिखा होगा, है ना, या पिन कोड लिखा होगा, जो भी लिखा होगा। तो ये ऊपर ये जो बने हुए हैं सारे, है ना, ये सारी क्या कहलाते हैं, जो टाइटल है, इस कॉलम का जो टाइटल है ये कहलाते हैं फील्ड, है ना। और ये फील्डों का जो समूह होता है, पूरी फील्ड हमने यहाँ से यहाँ पे सारी फील्ड रखी, ये फील्ड मिलकर क्या बना रही है, किसी एक व्यक्ति का, यहाँ पे कोई नाम लिखा होगा, है ना, ये इसके बारे में डिटेल दी होगी, इस व्यक्ति का पूरा ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा भैया रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये प्रश्न बिल्कुल सही है और यहाँ आंसर उसका बनेगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है बारकोड के 2 प्रकार कौन से हैं। ये क्वेश्चन भी हमने बहुत बार, जो 1500 क्वेश्चन की सीरीज है उसमें बारकोड के लिए बहुत सारे क्वेश्चन है। हमने उसने बताया है कि बारकोड कैसा होता है, या तो लाइन में होगा या 2D शेप में होगा, है ना। लाइन और 2D शेप जो होता है 2 डायमेंशन, यहाँ पे लिखा हुआ है द्विआयामी, है ना, रेखी या द्विआयामी। तो हम वही बोलते हैं उसको कि लाइनें खींची होगी सीधी सीधी, या फिर उसको 2D के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और ये टोटल 12 अंकों का होता है। ऐसी 12 जो हमारी लाइनें होती है ना, उसमें 6 जो शुरू की लाइनें होती है वो बताती है किसके लिए, वो निर्माता या कंपनी की डिटेल होती है, और बाद के जो 6 अंक होते हैं वो बताते हैं उस प्रोडक्ट की जानकारी। तो ये सारा कुछ हमने उसमें देखा हुआ है। तो उन वीडियोस को अच्छे से जाके पढ़ेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। अगला प्रश्न है ब्लू रे डिस्क द्वारा डेटा पढ़ने और लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस लेजर का उपयोग किया जाता है। तो ये प्रश्न भी हमने आपको बताया है, जब ऑप्टिकल स्टोरेज के क्वेश्चन चल रहे थे उसमें बताया था
नीले और बैंगनी रंग का प्रकाश का यूज किया जाता है किसको, ब्लू रे डिस्क को रीड या राइट करने के लिए। और डीवीडी का भी हमने बताया था कि डीवीडी को रीड और राइट करने के लिए लाल रंग के प्रकाश का, रेड कलर का, है ना, लाल रंग के प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। ये भी हमने आपको बताया है, एक बार फिर से बता दिया तो इसको याद रखिएगा, है ना। और ब्लू रे डिस्क के बारे में यही बताया था कि इसमें सिंगल लेयर में 25 जीबी डाटा आता है और डबल लेयर में 50 जीबी डाटा आता है। अगला क्वेश्चन, किसी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस पीढ़ी के कंप्यूटर में ULSI, है ना, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया, है ना, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो बिल्कुल ये 5th जनरेशन का क्वेश्चन है और रिसेंटली क्लास में भी हम डिस्कस कर रहे थे एग्जाम के पहले और ये प्रश्न बिल्कुल आ गया, है ना। तो ये जो होता है यहाँ पे हमको ULSI और एक VLSI मिलता है। VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और ये हमारे पास में क्या है, ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसका प्रयोग हम लोग कहाँ कर रहे हैं, हम कर रहे हैं पंचम पीढ़ी में या 5th जनरेशन में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है। इसके बाद में प्रश्न आया है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष प्रोग्रामों का एक एकीकृत समूह है जिसका उपयोग कंप्यूटर के सभी संसाधनों और प्रचालन को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पे हमसे किसकी बात कर रहा है, कंप्यूटर के सभी संसाधनों के प्रचालन। प्रचालन का मतलब क्या होता है, ऑपरेशंस, है ना। तो सभी संसाधन और प्रचालन जो भी उसमें ऑपरेटिंग चल रही हो, जो भी काम उसमें चल रहा है, उसको प्रबंधित कौन करता है, तो हम प्रबंधित ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेगा, क्योंकि ये एक मैनेजमेंट वाला सॉफ्टवेयर है ना। जब हम सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं तो मैनेजमेंट के अलग पढ़ते हैं, है ना, जिसमें क्या होता है आपके पास में सिस्टम यूटिलिटीज। सिस्टम यूटिलिटी जो है आपका वो मेंटेनेंस के लिए आता है। डिवाइस ड्राइवर और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे मैनेजमेंट वाले सॉफ्टवेयर है, जो अनिवार्य सॉफ्टवेयर कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर वाले, है ना। तो याद रखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्या करता है, जितनी भी गतिविधि हमारे कंप्यूटर में हो रही होती है, जो भी हम काम कर रहे होते हैं, उसको प्रॉपर्ली क्या करता है, वो मैनेज करता है ना। यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्रबंधित करने के लिए किया जाता है, तो वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। हार्डवेयर पार्ट्स तो हार्डवेयर सभी लगे हुए रहते हैं, मेमोरी यूनिट, है ना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना, ये ALU है तो CPU का पार्ट है। ये प्रबंधन में काम में नहीं आता, ये प्रोसेस में काम में आता है ना। तो याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के लिक्विड क्रिस्टल का उपयोग LCD फ्लैट पैनल मॉनिटर में किया जाता है। ये प्रश्न बिल्कुल नया हो सकता है ना। और हालांकि जो 11 तारीख को मॉर्निंग में जो पेपर हुआ है उसकी तुलना में ये वाला पेपर थोड़ा सा हार्ड है ना। इसकी तुलना में सुबह वाला पेपर थोड़ा सा इजी था, ये थोड़ा सा हार्ड जरूर है ना। किस प्रकार के लिक्विड क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है, तो भैया वो नेमेटिक सही है ना। नेमेटिक में क्या होता है कि एक ही सिंगल लाइन में क्या होता है, सारे के सारे जो अणु होते हैं उसके या तत्व होते हैं वो एक लाइन में होते हैं। बाकी सिमेंटिक, है ना, कोलेस्टिक और फ्लोरेलेक्टिक जो है ये एक्चुअली इसी के पार्ट है, नेमेटिक के ही भाग होते हैं, है ना। तो ये है बॉस और बाकी सारे ठीक है ना। तो नेमेटिक बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये बाकी जो चीजें हैं हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं, इसके अंदर पढ़ते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के नेटवर्क में कोई कंप्यूटर किसी समय क्लाइंट या सर्वर के रूप में कार्य कर सकता है ना। हमारे पास यहाँ पे दिए है कुछ नाम और हमसे बोल रहा है कि कोई कंप्यूटर किसी समय क्लाइंट और किसी समय सर्वर, मतलब कभी सर्वर बन जाएगा तो कभी क्लाइंट बन जाएगा, है ना, कभी डोनर बन जाएगा तो कभी लेने वाला बन जाएगा, कभी सेंडर बनेगा तो कभी रिसीवर बनेगा। तो ऐसी कौन सा हमारे पास में नेटवर्क है ना। हम लोग नेटवर्क के टाइप जब पढ़ते हैं तो हम दो तरीके के नेटवर्क के टाइप पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं क्लाइंट सर्वर और एक ये हमारे पास में है पीयर टू पीयर नेटवर्क। तो क्लाइंट, इंडिविजुअल क्लाइंट कोई भी नेटवर्क नहीं बनाता। हमसे यहाँ नेटवर्क के बारे में पूछा है तो ये प्रश्न तो बनता ही नहीं है ना। वैन बनता है, क्या बोल रहा है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़े हुए, है ना, जो कंप्यूटर होते हैं, जो सर्वर होगा वो सर्वर ही होगा हमेशा, और जो क्लाइंट होगा वो हमेशा क्लाइंट ही होगा। आपस में एक्सचेंज या चेंज नहीं होने वाले, जैसे कि प्रश्न बोल रहा है ना। बात कर रहा है सर्वर की, है ना। सर्वर इंडिविजुअल रखा हुआ है, नेटवर्क नहीं है। तो ये दो ऑप्शन तो कहीं से कहीं तक बनते ही नहीं है ना। इसमें अगर वैन में कंफ्यूजन अगर आपको होता है तो बता दें कि जो सर्वर है वो हमेशा वहां पर सर्वर रहेगा और क्लाइंट हमेशा क्लाइंट ही रहेगा, है ना। यहाँ पर पीयर टू पीयर नेटवर्क बिल्कुल सही है। इसमें जितने भी कंप्यूटर जुड़े होते हैं आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं
वो सिर्फ डाटा शेयर करने के लिए जुड़े होते हैं। और इसमें प्रत्येक कंप्यूटर कैसा होता है, एज अ सर्वर वर्क करता है और जरूरत पड़ने पर क्लाइंट अगर को किसी चीज की जरूरत होगी तो मांग लेगा, अदरवाइज उसके पास सारा कुछ पहले से होता है ना। तो सारे कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े हुए कैसे होते हैं, अच्छे होते हैं, हाईली कॉन्फ़िगर होते हैं। तो उनको जरूरत होगी तभी क्लाइंट बनेंगे, अदरवाइज तो सर्वर बने रहते हैं, है ना। तो ये पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है, चलिए इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वर्तनी और व्याकरण क्या है, अच्छा ऊपर से, है ना। एमएस वर्ड 2019 में संबंधित दिए गए कथनों को सही या गलत होने में पहचानिए। पहला बोल रहा है ड्रॉप केप एक छोटा सा कैपिटल अक्षर होता है जिसका उपयोग पैराग्राफ या इस सेक्शन की शुरुआत में सजावटी एलिमेंट के रूप में किया जाता है और इसका आकार प्रायः 2 या अधिक पंक्ति में होता है। तो बाय डिफॉल्ट ये 3 पंक्तियों का होता है उसमें, आप चाहो तो उसको और बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। ड्रॉप केप आपने देखा होगा न्यूज़पेपर या कहीं मैगजीन अगर आप पढ़ रहे हो या हम लिखते भी हैं, नोट्स वगैरह भी बनाते हैं, जब कंप्यूटर से बनाते हैं तो जो पहला लेटर होता है उसको हम बहुत बड़ा कर देते हैं और बाकी उसके सामने छोटे छोटे लेटर लिख देते हैं साइड से, है ना। तो वो जो कहलाता है, जो हमने कैपिटल किया बहुत बड़ा कर दिया उसको आकार में, वो कहलाता है हमारा ड्रॉप केप। तो ये वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। और सेकंड वाला जो है स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर एक संशोधित समावेश शब्दकोश है जो उचित उपयोग के लिए नियमों की सूची का संदर्भ देकर स्पष्ट गलत वर्तनी और व्याकरणिक त्रुटि को पहचानता है। तो सही बात है, ग्रामर स्पेलिंग और ग्रामर क्या चेक करता है, या फिर स्पेलिंग चेक करेगा या फिर ग्रामर चेक करेगा ना। वर्तनी मतलब क्या होता है, स्पेलिंग, और व्याकरण मतलब कि ग्रामर, है ना। दोनों को चेक करता है, तो दोनों ऑप्शन सही है और प्रश्न में भी उसको सही बोला गया है। तो ये क्वेश्चन आपका सही है। अगला प्रश्न है प्रिंटर रेजोल्यूशन की मानक माप क्या है ना। तो ये जो मानक माप है ये है डीपीआई, है ना, डॉट पर इंच। और हमें जो हमारे 1500 क्वेश्चन सीरीज है वहां पर भी ये प्रश्न है ना। और ये जो प्रश्न है आपको बता दें कि इसके पहले जो एग्जाम हुआ था तो रिपीटेड क्वेश्चन है ना, जस्ट इसके पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये प्रश्न आया था। तो डीपीआई डॉट मतलब कि 1 इंच में कितने डॉट है ना। फिर अगर हम सिर्फ रेजोल्यूशन की बात करें तो रेजोल्यूशन की जो परिभाषा रहती है क्या रहती है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डॉट्स के गुणनफल की संख्या, उसका रेजोल्यूशन कहलाएगी। रेजोल्यूशन जितना हाई होगा उतने अच्छा चित्र दिखता है। यहाँ पे डीपीआई क्या, वही डीपीआई 1 इंच में कितने डॉट्स है, तो जितने ज्यादा डॉट्स होंगे पिक्चर उतना ही स्पष्ट बनेगा। सॉरी, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है इसको। फिर है एमएस वर्ड 2019 में निम्नलिखित में से किस टैब में थीम विकल्प का उपयोग होता है। एमएस वर्ड में भी किस टैब में आपको क्या मिलेगा, टैब पूछ रहा है वो, थीम का ऑप्शन खुलेगा। लेकिन याद रखना कि 2019 बोल रहा है। देखिए हम जब भी सीपीसीटी एग्जाम की तैयारी करते हैं इसमें 2019 आता है, 2016 आता है, 365 आता है। तो आप याद रखें कि हमारे पास जो पुराने सॉफ्टवेयर है 7 वगैरह, इस पे अगर कोई काम करके जाता तो इस तरीके के प्रश्न कई बार गलत हो जाते हैं। हमेशा गलत नहीं होते हैं लेकिन बहुत बार अब गलत होने लगे हैं क्योंकि अब क्वेश्चन थोड़े से वो हट के पूछने लगा है ना। तो यहाँ पर हमारे को जो थीम का ऑप्शन है तो निश्चित रूप पर किसमें मिलेगा, वो मिलेगा हमको डिजाइन में, है ना। लेकिन अगर हम एमएस ऑफिस 7 की बात करें तो वहां पे डिजाइन का तो टैब होता ही नहीं है ना। तो वहां जो थीम का ऑप्शन है वो हमको कहाँ मिलता है, वो हमको मिलता है पेज लेआउट में, है ना। वहां पेज लेआउट में हमको थीम का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर डिजाइन में मिलता है 2019 में। तो इसको भी याद रखेंगे। तो जब भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन करो तो याद रखो कि आप सारे प्रकार के एमएस ऑफिस जो पैकेज है उनकी सबकी जानकारी अच्छे से रखिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें एमएस वर्ड में सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाले कई टेबल लेआउट तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक गैलरी में एक पूर्व निर्मित तालिका सहेजी गई होती है ना। ये क्वेश्चन भी किसके लिए दिया, एमएस ऑफिस 2019 के लिए है। लेकिन आपको बता दें कि ये वाला जो प्रश्न है 2019 और 2007 है ना, सबके लिए एक जैसा है, यहाँ पे कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है ना। यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में से किसमें एमएस वर्ड 2019 जरूर बोला है उसमें सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाले कई टेबल, है ना, लेआउट तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक गैलरी के एक पूर्व निर्मित तालिका सहेजी गई है। तो जहाँ पे हमको टेम्पलेट्स मिलते हैं, किसके, टेबल के टेम्पलेट्स मिलते हैं। ऐसी कौन सी जगह है, तो हमको पता है कि हमको इंसर्ट में जाना है
और इंसर्ट के बाद हमको किसमें जाना है, हमको जाना है इंसर्ट के बाद टेबल में, और टेबल के बाद हमको वहां पर ये तीनों ऑप्शन मिलते हैं, है ना, तीनों ऑप्शन मिलते हैं हमको, और उसमें ड्रॉ टेबल पहले मिलेगा आपको, इंसर्ट टेबल मिलेगा, और फिर मिलता है हमको कीप टेबल सबसे नीचे की तरफ, है ना। तो कीप टेबल के अंदर हमको ये प्री डिफाइंड जो टेम्पलेट्स होते हैं टेबल के, ये वहां पर मिलते हैं, चाहे उसमें कैलेंडर होगा या इस तरीके से कोई भी टेबल पहले से बना हुआ है, आप सिर्फ इंसर्ट कर लीजिए, एडिट कर लीजिए, है ना। तो ये वहां पर मिलता है। तो ये जो प्रश्न है ये 2007 एमएस ऑफिस 2007 पढ़ रहे हो या कोई भी एमएस ऑफिस पढ़ रहे हो, सब में एक जैसा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, GIF इमेज फाइलों का उपयोग आमतौर पर वेब पर खालिस्तान प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। देखिए जो GIF है हमको पता है ना, ये किसके लिए, इमेज के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, और इसका यूज कहाँ करते हैं हम, अगर वेब पर कर रहे हैं तो हम कोई ग्राफिक्स बना रहे होंगे, है ना, या फिर हम कोई लोगो डिस्प्ले करना होगा तब हम इसका प्रयोग वहां पर करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक तो याद रखेंगे कि GIF इमेज के लिए है, दूसरी चीज काय के लिए है, ग्राफिक्स और लोगो के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं GIF फॉर्म का, है ना। छोटी फाइल बनती है और अच्छी रहती है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान फाइल प्रारूप GIF फाइल प्रारूप का प्रतिस्थापन है ना। प्रतिस्थापन मतलब कि उसको रिप्लेस करता है या उसकी जगह हम इसको यूज कर सकते हैं, तो वो है हमारे पास में PNG फाइल, है ना। PNG फाइल और ज्यादा अच्छी क्वालिटी की आती है, इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, सेम सिचुएशन में कर सकते हैं, ग्राफिक्स के लिए और लोगो के लिए कर सकते हैं। तो PNG फाइल बेहतर है उसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक कुंजी क्रिप्टोग्राफी में प्राप्तकर्ता की सार्वजनिक और निजी कुंजियां खालिस्तान होती है। देखिए क्रिप्टोग्राफी में इसके पहले भी देखा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिमिलर किसके लिए आया था, 11 तारीख का सुबह वाली शिफ्ट के लिए भी आया था, वहां पे कुछ और पूछा था, क्रिप्टोग्राफी के लिए प्रश्न था वहां पर, है ना। प्राप्तकर्ता की सार्वजनिक और निजी कुंजियां होती है, तो जो प्राप्तकर्ता की सार्वजनिक कुंजी होती है ना, ये तो दोनों तरफ एक जैसी होती है ना, एक जैसी भेजी जाती है, लेकिन जो उसकी निजी कुंजियां होती है ये गोपनीय रखी जाती है ना, ये सेंड नहीं की जाती, ये बिल्कुल फिक्स रहती है, किसी को नहीं दिखती है। तो ये कैसी होती है, ये भिन्न भिन्न होती है, ठीक है, भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है, सार्वजनिक और निजी कुंजियां दोनों एक दूसरे से भिन्न होती है। सार्वजनिक तो हम दिखा देते हैं, लेकिन जो निजी कुंजी होती है वो नहीं डिस्प्ले होती है, ठीक, तो इसको याद रखेंगे, दोनों अलग अलग होती है। अगला प्रश्न है, विंडोज 11 में सेटिंग्स के किस विकल्प में किसी विशिष्ट प्रिंटर को डिफॉल्ट प्रिंटर के रूप में चुनने का विकल्प उपलब्ध होता है ना। देखिए यहाँ पे विंडोज 11 बोल दिया, है ना। देखिए अगर आप लोग CPCT पेपर को क्रैक करना चाहते हैं तो पुराने सॉफ्टवेयर से पढ़ना बंद कर, है ना, और अगर पढ़ रहे हो तो नए सॉफ्टवेयर का भी आप अच्छे से नॉलेज ले लो, उसके बाद एग्जाम देने जाइए आप, है ना। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, विंडोज 11 के लिए पूछ रहा है और सेटिंग्स के लिए बोल रहा है ना, और प्रिंटर को बाय डिफॉल्ट सेट करना है। तो हमको जैसे पर विंडोज 7 पे हम बात करें तो वाला ऑप्शन तो यहाँ पे है ही नहीं, विंडोज 7 में डिवाइस एंड प्रिंटर ऑप्शन मिलता है ना, उसके अंतर्गत हम लोग प्रिंटर को बाय डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं या हटा सकते हैं, किसी और को भी सेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिवाइस और प्रिंटर का ऑप्शन तो है ही नहीं, है ना। यहाँ पे ब्लूटूथ और डिवाइस का ऑप्शन है, तो ये बिल्कुल सही होगा। नेटवर्क में हम लोग प्रिंटर को बाय डिफॉल्ट सेट करने का ऑप्शन वहां पे हमको नहीं, नेटवर्क इंटरनेट सेटिंग में नहीं रहता है, वहां तो हमको सिर्फ इंटरनेट की गतिविधियां जो है ना, सेंडिंग रिसीविंग फाइल या TCP IP सबनेट मास्क गेटवे को सेट करने की सेटिंग वहां पर होती है, वहां नहीं मिलेगा, है ना। तो जो पर्सनलाइजेशन है, या हम सिर्फ वॉलपेपर वगैरह चेंज कर सकते हैं, है ना, या हम स्क्रीन सेवर लगा सकते हैं, टास्क बार कस्टमाइज कर सकते हैं, ये वाली सेटिंग हमको वहां मिलती है ना। और सिस्टम सेटिंग में हमको प्रिंटर की सेटिंग नहीं मिलती है, कंप्यूटर की सेटिंग्स मिलती है, जहाँ पे हमको उसके कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित सेटिंग्स मिलती है। तो याद रखेंगे कि ब्लूटूथ एंड डिवाइस का ऑप्शन हमको मिलता है विंडोज 11 में, प्रिंटर को सेट बाय डिफॉल्ट सेट करने के लिए या किसी और को सेट करने के लिए बाय डिफॉल्ट रूप से। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि वायरलेस माउस काम नहीं कर रहा है तो आप समस्या के निवारण के कौन से मूल चरण अपनाएंगे, है ना। अगर आपका काम नहीं कर रहा है वायरलेस माउस, तो आप कौन कौन सी चीजें करेंगे, तो यहाँ पे लिखी हुई है ना, यह सुनिश्चित करना है कि माउस को बिजली मिल रही है ना, अन्यथा लैन, देखिए यहाँ पे लैन का बोला है, लैन कार्ड का और माउस का क्या लेने देना, कोई लेना देना नहीं है ना, सुनिश्चित, ये तो खैर ऑप्शन सही है ना। यहाँ पे गलत ऑप्शन पहचानेंगे हम लोग,
है ना। या बोल रहा है सुनिश्चित करना कि माउस को बिजली मिल रही है, यदि माउस ऑन नहीं है तो रैम क्यों बदलेंगे भैया हम माउस की बात हो रही तो रैम तक क्यों जाएंगे, है ना। वैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क बदल देंगे, जरा से माउस के कंप्यूटर की हार्ड डिस्क बदल देंगे, है ना। तो प्रश्न को पहचानिए कि माउस की बात हो रही है तो हम देख लेंगे कि भाई उस प्रॉपर उसमें पावर है कि नहीं, उसका सेल बदल लो, सेल बदल के देख लो, या उसका आपने डोगल यूज किया होगा उसको प्लग अनप्लग करके देख लो, तो वो चीजें करेंगे। बाकी हम ये चीजें तो नहीं करेंगे, है ना। यहाँ पे राइट ऑप्शन दिया हुआ है, सुनिश्चित करना कि माउस को बिजली मिल रही है, यदि माउस ऑन नहीं दिखाई दे रहा है तो बैटरी बदलना, सेल बदलेंगे उसका। सुनिश्चित करना है कि वायरलेस रिसीवर माउस की रेंज में, हाँ पास में रखा हो, बहुत दूर उसका जो डोगल हम लोग प्लग करते हैं वो ना हो सीपीयू से, तो बेसिक चीजें, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, विंडोज फाइल सिस्टम में फोल्डर का पाथ एक ड्राइव कैरेक्टर होता है, जिसके बाद फोल्डर की एक सूची होती है, फोल्डर को खालिस्तान कैरेक्टर द्वारा पृथक किया जाता है। हम लोग लिखते हैं ना, पाथ लिखते हैं, है ना, तो उसकी बात कर रहा है कि अगर हम पाथ लिख रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर एक पाथ लिख के बता दूं आपको, कॉलन, है ना, कोई भी लिख दूं, मान लो मैं सॉन्ग लिख देता हूँ, सॉन्ग नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर हमको ट्रैक है ARC के, है ना, तो इस ट्रैक 1 लिख देता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग पाथ लिखते हैं, तो इससे बोल रहा है कि कौन सा कैरेक्टर द्वारा हम इनको अलग अलग करते हैं, तो हम लोग किसके द्वारा करते हैं भैया, ये बिल्कुल राइट आंसर है। ये जो डंडा बना हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बैक स्लैश बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला जो ऊपर वाला है ये कौन सा, फॉरवर्ड स्लैश है। तो फॉरवर्ड स्लैश का यूज कहाँ करते हैं, हम वेब पेजेस पे करते हैं, है ना। किसी वेबसाइट का एड्रेस हम लोग लिख रहे हैं या देख रहे हैं, तो वहां पर आपको फॉरवर्ड स्लैश देखने के लिए मिलेगा। और हम अगर हार्ड डिस्क पे काम कर रहे हैं, सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर किसी फाइल के एड्रेस के लिए हमको बैकस्लैश दिखता है, या बैकस्लैश यूज करके और फाइल या फोल्डर को का पूरा पाथ लिख सकते हैं और उसको ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग के लिए बिल्ट इन सपोर्ट के साथ आता है ना। ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं तो वहां पे इसको अच्छे से पढ़ते हुए मार्क करते हैं, है ना। ये देखिए भैया यहाँ पे विंडोज 2000 लिखा हुआ है, यहाँ पे इसके अलावा 3 अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम भी लिखे हुए हैं, है ना। लेकिन विंडोज 2000 को हम छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम लिखे हुए हैं इनका किसी का भी सर्वर एडिशन नहीं आता, है ना। विंडोज 2000 का सर्वर एडिशन आता था, अब तो नहीं आता है ना। विंडोज सर्वर एडिशन आता था जिसकी वजह से हमको सर्वर के फीचर्स उसमें मिल जाते थे, है ना। तो याद रखेंगे कि इसका आता था, बाकी इन लोगों का नहीं, सर्वर एडिशन नहीं था। डॉस को तो पॉसिबल नहीं, विंडोज 3.0 काफी पुराना है, 98 भी काफी पुराना है ना। बस 98 में लॉन्च हुआ था, तो काफी टाइम हो गया उसको, तो अब तो खैर मिलते नहीं है कहीं पे। और विंडोज सर्वर 2000 भी जो है अब नहीं आता है, ये जब आता था तो इसमें हमको सर्वर एडिशन मिलते थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, इन उपयोगकर्ताओं के लिए विंडोज 10 को प्रथम वर्ष के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया गया था, है ना। ये विंडोज 10 लॉन्च हुआ था तो जो पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे थे तो उनको 1 वर्ष के लिए कैसा फ्री दे दिया था, मतलब कि आप अपडेट कर लो उसी को पुराने वाले को, तो आपको 1 वर्ष तक के फ्री मिल जाएगा, उसके बाद फिर पैसे देने पड़ेंगे। तो कुछ लोगों ने किए थे, कुछ लोगों ने नहीं किए थे, तो विंडोज 7 और विंडोज 8 वालों के लिए वो सुविधा मिली हुई थी। उसके बाद विंडोज 7 का भी सपोर्ट बंद कर दिया था, विंडोज 8 का भी सपोर्ट बंद कर दिया था, और विंडोज 10 का भी सपोर्ट बंद कर दिया। हाल फिलहाल में बता रहे कि विंडोज 10 का भी सपोर्ट अब नहीं आएगा, है ना। तो विंडोज 7 और 8 वो भी किन लोगों को, जिन लोगों का जेन्युइन था, जिन लोगों ने खरीदा हुआ था, उन लोगों को 1 साल के लिए फ्री मिल रहा था, पायरेटेड वालों को नहीं मिल रहा था, है ना। तो जिन लोगों ने खरीदे थे विंडोज 7 और 8 को, उनको अपडेट के लिए दिए गए थे कि आप इसको अपडेट कर लो और 1 साल तक के आप विंडोज 10 के फीचर्स यूज कर सकते हो, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की फाइल फिक्स फाइल एक्सटेंशन का उपयोग करके खोली जाती है। फिक्स फाइल क्या होती है, पिक्सल फाइल है ना। और पिक्सल कहाँ पे होते हैं हमारे पास में, इमेज में, है ना। सीधे सीधे आपने जोड़े होंगे, बहुत सारे लोगों ने लॉजिकली जोड़ दिए होंगे, तो बिल्कुल राइट आंसर हो गया होगा। अब बहुत सारे प्रश्न आप लॉजिकली लगाते हो, सही हो जाते हैं, तो वो बड़ी अच्छी बात है कि आपका लॉजिक उस समय काम में आ गया। तो सही जगह लॉजिक लगेगा जब भी, तो आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परीक्षण का सटीक वर्णन करता है ना? परीक्षण का, कौन से परीक्षण का मतलब जब हम प्रोग्राम बना लेते हैं तो उसकी टेस्टिंग हमको करनी होती है, तो टेस्टिंग का कौन सा सटीक वर्णन करता है, ये हमसे पूछा जा रहा था। हमारे पास में ऑप्शन है कि कोड डीबग करना। अकेले कोड डीबग करने से काम नहीं होगा ना, टूटे कोड को ढूंढना, टूटे कोड को सिर्फ ढूंढ लेने से काम होगा क्या? नहीं, सभी परियोजनाओं के चरण है ना, जितनी भी उसमें अपने अलग अलग स्टेप्स बनाई है, अलग अलग फॉर्म्स बनाए हैं, सबको चेक करेंगे नहीं है ना। हम लोग क्या करेंगे, त्रुटि खोजने के लिए डिलीवरेबल का मूल्यांकन करेंगे, है ना। अच्छा, डिलीवरेबल क्या होते हैं? तो इसका कहने का मतलब है कि आउटपुट, जितने भी उससे आउटपुट हमको प्राप्त हुए हैं, हम सारे आउटपुट को चेक करेंगे और आउटपुट कहाँ कहाँ कैसा गलत आ रहा है उसके अनुसार हम क्या करेंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे। अगर आउटपुट सही होगा तो सही है, आउटपुट गलत आने पर ही हम रीचेक करेंगे सारी चीजें, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके आउटपुट चेक करेंगे, जितने भी आउटपुट उससे हमको मिल रहे हैं और उसमें जो कमियां होगी उसको हम दूर करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज भेजने और प्राप्त करने के लिए पारंपरिक मेल का एक तेज और कुशल विकल्प प्रदान करता है। ये प्रश्न तो हमारे 1500 क्वेश्चन की सीरीज में भी है। देखिए बहुत सारे प्रश्न आए हैं, है ना। हम ये नहीं कहते कि सारे प्रश्न आए हैं, लेकिन बहुत सारे प्रश्न आए हैं और कई बार प्रश्नों को एक्सप्लेन करने में हमने उन प्रश्नों के आंसर बता दिए हैं जो इस बार एग्जाम में आए, है ना। तो जब भी हम एक्सप्लेन करते हैं तो उसको ध्यान से सुना कीजिए, लगे तो पॉज करके आप लिख लीजिए कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में रिलेट करते हैं। यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जो पारंपरिक मेल का एक तेज और कुशल विकल्प प्रदान करता है, तो हमारे पास में ईमेल ही है। आजकल हम ईमेल से ही सारे काम करते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2019 के किस शक्तिशाली टूल को डेटा की गणना, सारांश और विश्लेषण करने के लिए उपयोग किया जाता है और आप अपने डेटा में तुलना, पैटर्न और रुझान देख सकते हैं। और यहाँ पे दिया है पेज लेआउट, क्वेरीज एंड कनेक्शंस, है ना, और फोरकास्ट सीट। देखिए पिवट टेबल, है ना, मैं वही सोच रहा था कि पिवट टेबल के क्वेश्चन क्यों नहीं है। पिवट टेबल का क्वेश्चन जितने बार सीपीसीटी का एग्जाम होगा उतने बार पूछा जाएगा, इसको तो पढ़ के जाना हमारी अनिवार्यता है ना। पिवट टेबल जो होता है उसकी खासियत होती है ना, क्या करता है वो, गणना, सारांश, विश्लेषण करने में हमको बहुत सारी हेल्प करता है ना। पिवट चार्ट की भी अगर हम बात करें तो काफी डायनेमिक चार्ट हम लोग को देता है, वो हम सारे चार्ट एक ही जगह पे यूज कर सकते हैं उसमें, है ना। इसको पढ़ के जाना बिल्कुल अनिवार्य है सीपीसीटी एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च पोर्टल का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? मतलब सर्च इंजन का कौन से इसमें से उदाहरण है? अगर आपने हमारे 1500 क्वेश्चन की सीरीज देखी होगी तो उसमें हमने बिल्कुल बताया है कि कौन से हमारे होते हैं और कौन से सर्च इंजन नहीं होते, है ना। और मैंने बोला भी था कि 10-12 है, आप उससे से याद कर लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पर वही हुआ है, या तो याहू को छोड़कर बाकी 3 सर्च इंजन नहीं है, सिर्फ यहाँ पर याहू है जो कि सर्च इंजन है, बाकी हमारे पास में सर्च इंजन नहीं है ना। तो बस अगली बार के एग्जाम के लिए याद रखिएगा, सर्च इंजन सारे याद करके जाएंगे, एटलीस्ट 10 से 12 तो याद करके जाएंगे, और वेब ब्राउजर भी हम 10 से 12 याद करके जाएंगे, ताकि हमारे एग्जाम में ऐसे प्रश्न तो गलत ना हो। चलिए अगला प्रश्न है, संगठित एवं वर्गीकृत डाटा जिसका प्राप्तकर्ता के लिए कुछ सार्थक मूल्य होता है वह खालिस्तान कहलाता है। मतलब हमसे ऐसे डाटा की बात कर रहा है जिसका क्या हो, प्राप्तकर्ता मतलब यूजर के लिए एक सार्थक मूल्य निकलता है, एक वैल्यू निकलती है, तो वो क्या कहलाता है। हमारे पास ऑप्शन है, या तो सूचना बिल्कुल राइट आंसर है। सूचना के लिए क्या होता है, जैसे कि हम पहले अगर सिर्फ डाटा की बात करें, डाटा क्या होता है, तथ्यों और आंकड़ों का अव्यवस्थित समूह डाटा कहलाता है ना। और डाटा का व्यवस्थित समूह, है ना, हमसे क्या बोल रहा है, संगठित और वर्गीकृत, मतलब कि व्यवस्थित है ना, और उसका कोई हमको अर्थ निकल रहा है, प्रॉपर उसको क्लासिफाई किया गया है, वो क्या कहलाता है, सूचना। मतलब डाटा का व्यवस्थित रूप ही क्या कहलाएगा, सूचना कहलाता है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों में से है। डाटा की क्या परिभाषा है, सूचना की क्या परिभाषा है, ये हमारे एग्जाम में आती है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, है ना। हम डाटा एक फिर से बोल देते हैं कि डाटा क्या कहलाता है, तथ्यों और आंकड़ों का अव्यवस्थित समूह डाटा कहलाता है, और डाटा का व्यवस्थित रूप सूचना कहलाता है ना। तो व्यवस्थित डाटा की जब भी बात आएगी, संगठित डाटा की जब भी बात आएगी, वो सूचना या इंफॉर्मेशन ही कहलाएगी। चलिए अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर पोर्ट नेटवर्क और हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़ता है? ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर पोर्ट नेटवर्क और हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़ता है? कौन सा पोर्ट जोड़ता है भैया? कौन सा ऐसा पोर्ट है ना जो कंप्यूटर को नेटवर्क और हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ता है? तो हमको पता ही है क्या नाम है उसका। उसका नाम है इथरनेट, है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ना, इसको हम लैन कार्ड भी बोलते हैं ना, लैन कार्ड, या हम बोलते हैं इसको NIC कार्ड भी हम इसको बोलते हैं, जो हमारे कंप्यूटर में लगा होता है ना। इस पे हम लैन कनेक्शन लगा देते हैं, है ना, RJ45 कनेक्टर का यूज करके, और हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट चलने लगेगा, या फिर आप नेटवर्क बना लीजिए डाटा शेयर करने के लिए, है ना। ये सीरियल की बात करें तो सीरियल क्या है? सीरियल जो पोर्ट होता है ये बहुत स्लो चलता है ना। इसमें हम बारकोड लगाते हैं, मॉडेम लगाते हैं, इसमें एक बार में 1 बिट डाटा ट्रांसफर होता है, ये बहुत स्लो है, इसमें हम इंटरनेट का यूज नहीं कर सकते, है ना। VGA, है ना, डिस्प्ले की बात आ रही है ना, DVI, ये भी डिस्प्ले का पोर्ट है। तो इन पोर्ट्स की बात नहीं हो रही, सिर्फ कौन सा पोर्ट चाहिए हमको? ईथरनेट पोर्ट, जिसमें हम नेटवर्क और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये रहा, है ना। ऑटो करेक्ट विकल्प उपयोग करते समय बॉक्स के अनुसार जब आप एक नया वाक्य शुरू करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट 365, है ना, इसे पहचान सकता है ना। माइक्रोसॉफ्ट 365 क्या, इसको तो हमारा विंडोज सॉरी ऑफिस 7 भी पहचान लेगा, है ना, 19 भी पहचान लेगा, सारे कोई पहचान लेंगे। ऑटो करेक्ट ऑप्शन वैसे तो बाय डिफॉल्ट ऑन होता है ना। और इसमें प्रश्न दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है कि ये क्या करता है? वाक्यों के पहले अक्षर को बड़ा कर देता है, कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस, है ना, उसको बड़ा कर देता है ना। तो आप कई बार टाइप करना, जैसे हमने पहले तो टाइप किया, कोई भी वर्ड टाइप किया MS वर्ड में, तो पहले वर्ड को क्या करेगा? उसके लेटर को वो कैपिटल कर देगा, बाकी सारे स्मॉल कर देगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सेंटेंस के जो होता है वो ऑन होता है। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, MS वर्ड 2019 में यदि आप कॉलमों की स्पेसिंग और अलाइनमेंट को समायोजित करना चाहते हैं तो रूलर पर खाली स्थान को क्लिक होल्ड ड्रैग करें जब तक कि कॉलम आपके इच्छित तरीके से ना बन जाए, है ना। देखिए ये ऑप्शन अच्छा है ना, इंडेंट मार्कर उसे कहते हैं, लेकिन इंडेंट मार्कर आपको वैसे नहीं दिखेगा। जैसे कि आपने मान लो कि आपने क्या किया, टेबल इंसर्ट करके ला लिया MS वर्ड में, MS वर्ड में जब मैं टेबल इंसर्ट करके लेके आ जाऊंगे तो इस तरीके से आपका टेबल, मान लो ये आपका टेबल आ गया, है ना। ये MS वर्ड का क्या है? रूलर है, रिबन बोल रहा है ना वो, है ना। तो MS वर्ड का क्या है? ये आपका रिबन सॉरी रूलर आ गया। इस रूलर जो स्केल होती है हमारे पास में इस तरीके से बनी होती है ना। जैसे हम टेबल यहाँ पे हमने लेके आ गए कॉलम को, सॉरी टेबल को, तो जहां से कॉलम का हमारे पास में ये लाइन है, इसी के ऊपर हमको क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा, है ना, क्या मिलेगा? इंडेंट मार्कर, और इसके पास यहाँ पर मिलेगा इंडेंट मार्कर। ऐसे अगर हमारे पास रो होगी तो रो का भी हमारे पास इंडेंट मार्कर यहाँ पर मिलेगा। इसको हम आगे पीछे सरकाएंगे, जैसे हम एक्सेल में सरकाते हैं ना, ऐसे इसको आगे पीछे ऊपर से सरकाएंगे हम, तो ये कॉलम जो है इसका साइज कम ज्यादा हो जाएगा जैसा हम चाहते हैं, है ना। तो इंडेंट मार्कर है, और याद रखिएगा वो कब दिखेगा आपको? MS वर्ड आपने ओपन कर लिया, इंसर्ट में जाइए और कोई भी टेबल इंसर्ट करके लेके आ जाइए, तब आपको दिखने लगेगा, है ना। उसके ऊपर जब तक क्लिक रहेगा तब तक तो दिखेगा, क्लिक हट जाएगा तो फिर वो दिखना बंद हो जाएंगे इंडेंट मार्कर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, MS वर्ड 2019 में पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? पैराग्राफ शॉर्टकट, पैराग्राफ हमको खोलना है, लेकिन कहाँ पे खोलना है? 2019 में खोलना है ना। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स को खोलना है, तो ये आपको बता दें कि ये शॉर्टकट यहाँ पे बोल रहा है पैराग्राफ खोलने के लिए, जो आपके MS ऑफिस 7 में भी चल जाएगी, है ना, सारे इसमें चल जाएगी, ये कॉमन शॉर्टकट की है। जैसे हम आल्ट को प्रेस करेंगे, सबसे पहले सिर्फ हमको आल्ट को प्रेस करना है। आल्ट को प्रेस करते से क्या होगा कि उससे रिलेटेड कीवर्ड हाईलाइट होने लग जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे फिर H प्रेस करोगे आप, ऐसे से कहाँ चले जाओगे आप? होम टैब पे चले जाओगे, है ना। फिर आप क्या टाइप करोगे? P टाइप करोगे तो पैराग्राफ पे चले जाएगा, लेकिन पैराग्राफ पे अकेला P नहीं होता है ना। ये जो पैराग्राफ का आपको मिलेगा उसमें P भी लिखा होगा और G भी लिखा होगा, दोनों एक साथ लिखे होते हैं। जैसे आप P प्रेस करेंगे यहाँ पे सिर्फ आपको PG दिखेगा, है ना। फिर जैसे आप G प्रेस करोगे तो अब आपका पैराग्राफ का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 2019 में Alt प्लस G किस टैब को हाईलाइट करता है? Alt प्लस T जो G है वो किस टैब को हाईलाइट करता है? तो आपको बता दें कि यहाँ पर ये प्रश्न डिफरेंट है, ये 2007 में नहीं चलेगा क्योंकि 2019 का प्रश्न है और Alt G बोल रहा है, तो Alt G जो है वो 2007 में नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं करेगा। Alt G MS ऑफिस 2019 में चलेगा, जैसे Alt प्रेस करोगे हमारा जो डिजाइन टैब है ये ओपन हो जाएगा। पहले Alt प्रेस कर दिया फिर G करोगे तो डिजाइन टैब जो है वो खुल जाएगा, है ना, क्योंकि जो डिजाइन टैब है ना ये 2007 में होता ही नहीं है ना, ये 2019 में मिलेगा आपको, 2016 में मिलेगा, इसलिए Alt G 2007 में नहीं चलेगा। अगर आपको इसको यूज करना है कहाँ यूज करना पड़ेगा? MS ऑफिस 2019 में ही इस शॉर्टकट की को आप चलाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है MS पावर पॉइंट 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रिबन को छोटा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे केवल टैब के नाम दिखाई दे, है ना, रिबन को शो और हाइड करने की बात कर रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन पे जाकर उसको हटा देंगे, ला लेंगे, है ना, सिंपल है। रिबन डिस्प्ले की बात कर, बाकी कहीं पे भी रिबन से रिलेटेड कोई वर्ड हमारे पास नहीं लिखा हुआ है, सीधे यहाँ पे भी रिबन लिखा, यहाँ पे भी रिबन लिखा, उस पर लगा देते हैं, है ना। अगर हम रिबन को हटाने की शॉर्टकट की बात करें तो 2019 में भी चलती है, 2007 में भी चलती है ना। कंट्रोल प्लस F1 अगर आप प्रेस करोगे तो क्या होगा, रिबन हट जाएगा, और कंट्रोल प्लस F1 फिर से प्रेस करूंगा तो रिबन आ जाएगा, है ना। और ये वाला जो ऑप्शन है ये आपको राइट क्लिक करने पे आएगा रिबन पे, वहां से आप हटा दीजिए, ये हटा लीजिए। अगर हम MS ऑफिस 7 की बात करेंगे तो वहां पे रिबन को मिनिमाइज का ऑप्शन मिलता है, हमको मिनिमाइज रिबन का ऑप्शन मिलता है, राइट क्लिक करेंगे तो मिनिमाइज कर दीजिए, हट जाएगी, है, फिर से राइट क्लिक करिए, है ना, और मिनिमाइज का टिक हटा दीजिए तो आ जाएगी। तो वो MS ऑफिस 7 में है, यहाँ पे हमको ये वाला ऑप्शन मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लैन का क्या तात्पर्य? लैन का तात्पर्य वही है भैया, फुल फॉर्म पूछ रहा है हमसे, है ना। इस पेपर में फुल फॉर्म्स कम आए हैं, सुबह वाला जो पेपर था 11 तारीख को उसमें फुल फॉर्म थोड़े से ज्यादा थे, है ना। लैन का फुल फॉर्म हमको पता ही है, लोकल एरिया नेटवर्क। फुल फॉर्म थोड़े से पढ़ के जाइएगा भैया, है ना, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगली बार अगर एग्जाम देने को जा रहे होंगे अभ्यर्थी, जिन लोगों ने दे के आ गए और पास हो गए तो उन लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, है ना। और पेपर रुका भी हो तो डरने की जरूरत नहीं है, निरंतर प्रयास से ही सफलता मिलती है, आप प्रयास मत छोड़िएगा, सफलता आपको निश्चित तौर पर मिलेगी, ठीक है। और हम कर ही रहे हैं कोशिश आप लोगों के लिए, तो ज्यादा टेंशन न लीजिए। अगला प्रश्न है, खालिस्तान एक डिवाइस है जो किसी पैकेट में शामिल रूटिंग जानकारी को संसाधित करके नेटवर्क के बीच पैकेट को अग्रेसित करता है ना। देखिए यहाँ पर जिसकी बात आ रही है पैकेट की, है ना, फिर क्या आ गई, रूटिंग की बात आ गई। तो जो रूटिंग होती है इसको बोलते हैं हम राउटिंग, और राउटिंग कौन करता है, राउटर करता है ना। राउटिंग का मतलब ये है कि क्या करता है, ये पैकेट होती है, पैकेट स्विचिंग होती है, तो नेटवर्क में डाटा पैकेट्स के रूप में जाता है छोटे छोटे, तो उनको किस एड्रेस पर भेजना है ना, और किस रास्ते से वो डाटा तेजी से पहुंच जाएगा, इसका डिसीजन कौन लेता है, राउटर लेता है ना। और वो अलग अलग रास्तों से आपका डाटा भेज देगा जहां से भी जल्दी पहुंचा जा सकता है, और एक साथ सारा डाटा आपका पहुंचेगा और वो फाइलें फिर मर्ज हो जाती है ना। तो याद रखेंगे कि राउटर ही है जो क्या करता है, पैकेट स्विचिंग करता है ना, और पैकेट को आगे भेजता है, जिस भी रास्ते से जल्दी से पहुंचेगा वो रास्ते का चुनाव राउटर ही करता है ना। अगर हम यहाँ फायरवॉल की बात करें तो फायरवॉल क्या है, सिक्योरिटी वॉल है। स्विच की बात करेंगे तो स्विच नेटवर्क का डिवाइस है ना। इस पे क्या होता है, इस पे हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इससे हम प्लग करते हैं अदर जो क्लाइंट्स होते हैं नेटवर्क में लगे हुए। अब क्या होता है, हब भी कोई अदर क्लाइंट हम जोड़ने के लिए करते हैं, लेकिन हब को हम एक्सेस नहीं कर सकते, कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, है ना। इसको एक्सेस करना आसान होता है, स्विच को एक्सेस करना आसान नहीं होता है क्योंकि उसको कॉन्फ़िगर किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा नहीं है? ब्रॉडबैंड, जैसे ब्रॉडबैंड आया तो बहुत हाई स्पीड इंटरनेट हमको मिलने लगा था, तो कौन सी ब्रॉडबैंड सेवा नहीं है? तो बिल्कुल डायलअप कनेक्शन नहीं है। डायलअप कनेक्शन बहुत स्लो चलता था, डायलअप कनेक्शन से इंटरनेट कनेक्टिविटी कभी होती थी कभी नहीं होती थी, चलते चलते ब्रेक हो जाता था और स्पीड भी बहुत स्लो रहती थी, है ना। इसके अलावा यहाँ पे DSL, सैटेलाइट और केबल, अब तो आजकल तो बहुत ज्यादा केबल और लीज लाइन का यूज करते हैं, सैटेलाइट का यूज भी कर रहे हैं, है ना। एलन मस्क हमारे लिए लेके आ रहा है सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट चलाने के लिए,
और DSL तो ब्रॉडबैंड के साथ में आया ही है, तो डायरेक्ट कनेक्शन ही है जो बहुत स्लो चलता था और वो ब्रॉडबैंड का कोई भी लेना देना उससे नहीं है, तो इसको याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, संख्या प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम के बारे में पूछ रहा है ना? तो बिल्कुल यहाँ पर संख्याओं को दर्शाने के लिए प्रयुक्त शून्य अंक सहित अद्वितीय अंकों की संख्या गुणांक r मान है ना? तो ये बिल्कुल सही है। आपके नॉलेज के लिए बता दें कि यहाँ पे जो r है ना, r ये बताता है कि जो बाइनरी कोड हमने बनाया है उसमें अंकों की संख्या कितनी है ना? तो यहाँ पर r को याद रखें कि अंकों की संख्या, बाकी ये वाला ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न है, दशमलव में a का ASCII मान क्या है? ASCII कोड क्या होगा? ASCII कोड के क्वेश्चन सुबह के शिफ्ट में भी थे, तो इन लोगों को याद करने के लिए ना आप लोगों को PDF हालांकि हमने पहले दिए थे, शायद मिस हो गई उसमें से, फिर से आपको जल्दी उपलब्ध करा देंगे ताकि आप इसके डेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर है ना, ऑक्टेल नंबर और ये हमारे पास ASCII कोड जितने भी है ये सारे आप लोग उसको याद करेंगे। ज्यादा नहीं, सिर्फ 30 तक के आप याद करना, ऊपर से लेके 30 तक के तो आपका काम हो जाएगा, बाकी तो बहुत आगे तक के है, उनको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए इसका आंसर बिल्कुल ये वाला सही है, 65। यहाँ पे हमारे पास में है MS Excel 2019 में उपयोग किए जाने वाला एक गणितीय फंक्शन है। कौन सा गणितीय फंक्शन है? तो SQRT बिल्कुल सही है। और जो एक्सेल के फार्मूले के मैं आपको पहले जो मेथड बताया है वही मेथड आप अप्लाई करिए, या तो एक्सेल अच्छे से सीख लीजिए पूरा, है ना, तो याद हो जाएगा, और नहीं तो जो फंक्शन में जाइए, मतलब फार्मूला में जाइए, फंक्शन में जितने फंक्शन हमारे पास में है वो सारे के सारे याद कर लीजिए। एग्जाम से रिलेटेड तो कम से कम मैथमेटिकल तो हमको पता रहना चाहिए, लॉजिकल हमको पता होनी चाहिए, है ना। बेसिक वाले जो हमारे पास में है, सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट वाले, ये हमको पता रहने चाहिए। इतने याद कर लीजिए तो निश्चित तौर पर हमको यहाँ पे यही तो पहचानना है ना, कि कौन सा फंक्शन मैथ्स का है, बस यही पहचानना है, बाकी तो अलग अलग है। वी लुकअप के बारे में क्वेश्चन आता ही है, वी लुकअप अच्छे से तैयार कर लीजिए, है ना। बाकी तो ये डेट वाला हमारे पास में एक इफ वाला लॉजिकल है, उसमें इफ वाला जो था। चलिए अगला प्रश्न है, MS Excel 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एक रेंज में मानदंड लागू करने और एक भिन्न रेंज में संगत मानों को जोड़ने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो देखिए ये जो प्रश्न है ना, फिर से किसके लिए है? फार्मूले के लिए, है ना। फार्मूला आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए कि एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला ये, दोनों में क्या लगा हुआ है? इक्वल लगा हुआ है ना। बाकी दो में इक्वल नहीं लगा है, तो ये दो तो कहीं से कहीं तक नहीं बनते। अगर इसमें किसी ने राइट आंसर लगा दिया है तो पूर्ण रूप से गलत हो गया, है ना, क्योंकि जब भी फार्मूला स्टार्ट होगा तो हमको पता है कि वो इक्वल से स्टार्ट होता है। दूसरी चीज, यहाँ पे जो सम के लिए हमारे पास फार्मूला है, तो इफ सम नहीं होता है, वो सम इफ होता है। ठीक, बाकी जो रेंज की वैल्यू है ये सभी जगह उसने एक जैसी रखी है, तो यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। और बेसिक कंटेंट हमको पता है कि इक्वल से साइन स्टार्ट होता है, तो ये जितने दो बीच वाले हैं इक्वल तो दिए नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा, है ना। बाकी जो दो दिए हैं जिसमें हमको बस ये पता करना है कि सम इफ होता है या इफ सम होता है, तो हमको पता है कि सम इफ होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये रहा। MS Excel में जब आप डेटा की खालिस्तान करते हैं तो तालिका रेंज स्वतः संकुचित हो जाती है ना। यहाँ पे बोल रहा है कि रो को हम डिलीट करेंगे, या संकुचित मतलब कि मान लो हमने बीच में से कोई रो डिलीट कर दी तो अपने आप सरक जाती है ना, तो वही क्या होगा? संकुचित हो जा रहा है, कंप्रेस हो जा रहा है ना, कि जो खाली जगह थी उसको भर देता है। आपने रेंज डिलीट कर दी, इधर जो रो के हेडर भी होते हैं ना हमारे पास 1 2 3 4 5, वो भी एक सीक्वेंस में आ जाते हैं, उनके नंबर भी बिल्कुल क्रम से आ जाते हैं। आपने डिलीट किया, वो गया, है ना। तो वहां पे ऐसा नहीं कि खाली जगह छोड़ देगा, नहीं नहीं, MS Excel में खाली जगह नहीं छोड़ता है। आपने डिलीट किया तो उसको हटा देगा वो, और जो हेडर होते हैं चाहे कॉलम का हो या रो का हो, वो सीक्वेंस से अपने आप आ जाते हैं। चलिए अगला है, अगला प्रश्न ये है ना, दी गई MS Excel 2019 में फंक्शन का एक उदाहरण है ना। कौन से फंक्शन का ये उदाहरण है, ये हमसे पूछ रहा है इसमें। अब ऑप्शन है सम, सॉर्ट, फिल्टर और एवरेज का, है ना।
अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, है ना, जूम करके, है ना, देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप इसको जूम करके देखे, ये जो हमारे पास में सॉर्ट करके आई है, यहाँ पे देखो ये ऑप्शन बना हुआ है ना। तो ये काय का है, जब हम सॉर्टिंग के लिए जाते हैं, है ना, चाहे हम वर्ड में जाए, एक्सेल में जाए, जब हम सॉर्टिंग मोस्टली एक्सेल में हम इस फिल्टर को यूज करते हैं, तो हमको ये वाला आइकन वहां पर बना मिल जाता है ना। एक तो इससे पहचान लेंगे आपकी ये किसके लिए है, फिल्टर के लिए है। दूसरी चीज कि ये जो हमारे पास में यहाँ पर ऊपर आपको बटने दिख रही है, ये बटने दिख रही है ना बनी हुई, तो ये बटने हम फिल्टर से ला सकते हैं ना। फिल्टर जब भी अप्लाई करेंगे तो ये बटने यहाँ पर बन जाती है, एक स्टेप पहचान सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास में फिल्टर वाला, वो बिल्कुल सही है ना। सम होगा नहीं, जोड़ना नहीं है, शॉर्ट तो असेंडिंग डिसेंडिंग हम करना नहीं है, फिल्टर सही है। और एवीजी तो एंटीवायरस है ना, यहाँ पे बनता नहीं है, एवरेज के लिए सॉरी ना। तो हमारा फार्मूला है वो भी इक्वल से नहीं है, वो भी गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 0.11 का हेक्साडेसिमल समतुल्य क्या होगा ना। 0.11 मतलब डेसिमल संख्या है आपके पास 11, उसका हेक्साडेसिमल क्या होगा। तो इसका आंसर भी आपको उसी लिस्ट में मिलेगा, है ना, जो हम आपको पीडीएफ उपलब्ध कराएंगे, उसमें सारे आप याद कर लीजिएगा। तो उसमें आपको डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टेल, है ना, ये सारे नंबर्स विद आस्की कोड के साथ में आपको मिल जाएंगे, आप उसको याद कर लीजिएगा, है ना। जैसे बी का क्या होगा 11। चलिए अगला क्वेश्चन, अष्टक 10 का दशमलव समतुल्य क्या होगा, है ना। ये भी सेम क्वेश्चन है, जैसा का वैसे ही क्वेश्चन है ये भी, है ना। उसी जो टेबल है उस टेबल का ही प्रश्न है, जिसमें सारे आपको नंबर्स याद करने हैं। देखिए उनको हमको याद ही करना है, याद करना ज्यादा आसान है, ज्यादा नहीं करने, 30 तक के याद करिए तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद है अगला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल वर्कशीट में एक पंक्ति और एक कॉलम के प्रतिच्छेद को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। अरे भैया जब एक्सेल पढ़ते हैं तो हम यही से स्टार्ट करते हैं, है ना। जिसका हमने प्रेजेंटेशन देख लिया क्या क्या कहाँ पर होता है, उसके बाद हम अपना बीच में सारे डब्बे डब्बे बने रहते हैं, तो उनकी परिभाषा, है ना, ये जो सेल होता है, सेल की परिभाषा हम यही लिखते हैं, है ना, कि कॉलम और रो के प्रतिच्छेद से, मतलब जहां पर रो और कॉलम आपकी मिलते हैं, है ना। इस तरीके से आपके कॉलम है और इस तरीके से क्या आपकी रो बनती है। तो जहां पर रो और कॉलम आपका मिलता है, इस जगह पे जो निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, ये सारी सेल होती है भैया, है ना। और जो सेल होती है, जब सेल बहुत सारी हो जाती है तो बहुत सारे सेल मिलकर एक वर्क शीट का निर्माण करती है, और जब बहुत सारी वर्क शीट हो जाती है तो ये वर्क बुक का निर्माण करती है, ये वहां पर हम पढ़ते हैं, है ना। इसको याद रखिएगा। चलिए ये हमारे पास में 52 कंप्यूटर के क्वेश्चन हो गए। इसके बाद फिर आपका अनसीन पेजेस आता है और मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस है, वो हमारे टॉपिक नहीं है, हम या तो प्रिपरेशन सिर्फ कंप्यूटर की कर रहे हैं। तो ये हमारे 52 क्वेश्चन हो गए इसके 11 तारीख की सेकंड शिफ्ट के, है ना। इसके अलावा की जो शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर है वो भी हम जल्द लेकर आएंगे, है ना। और जो इसका रिजल्ट है लगभग अगले महीने ही आएगा, उसके पहले नहीं आएगा। तो तब तक कि हम ये 1-2 दिन में सारे क्वेश्चंस कवर करा देंगे। आप लोग तैयारी करते रहिए। जो नए अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करके जाइएगा, शेयर करिएगा। और जितने भी क्वेश्चन ये डले हुए हैं और 1500 क्वेश्चन की सीरीज पहले डली हुई है, उन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिए, लिख कर रख लीजिए, याद कर लीजिए, वो एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।